कि हम अपने जीवन में जो पाना चाहते थे नहीं पा पाए, वो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा पूरा करे। अपेक्षाएं हम इतनी सारी लाद देते हैं बच्चे पे, जब वो नहीं उसको कर पाता तो उसमें डिप्रेशन आता है। चुनौती ये आती है कि बच्चों के दिमागी स्तर को या उनके ज़हन में क्या चल रहा है, उसे कैसे समझा जाए? बच्चा कोई मशीन नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया और बोलो बताओ आज क्या हुआ। जी। वो प्रोसेस होता है कि आप बच्चे के साथ बैठे उनके लेवल पे जाके उनकी एक्टिविटीज को शेयर करें। पेरेंट्स अपने एक या दो बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान दें। स्कूल के टीचर्स की क्लास में 40 बच्चे होते हैं, स्कूल का टीचर अपने 40 बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान दे। शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। जयपुर शहर में पिंक पेट्रोलिंग के नाम से 3 ऐसी पेट्रोलिंग लगातार राउंड क्लॉक चल रही हैं, जिसमें महिला अधिकारी हैं। खासकर वो बच्चों और बच्चियों के लिए ही हैं कि यदि किसी भी बच्चे बच्ची या महिला को कोई दिक्कत हो तो वो तत्काल मौके पे जाके उसको रिस्पॉन्ड करें। नमस्कार साथियों, आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, विषय पर बात करने के लिए, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, जहाँ 3 पीढ़ियाँ आपस में एक-दूसरे से सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रही है। क्या है हमारे किशोरों का व्यवहार? बहुत हद तक ऐसा लगता है जब हम आपस में बात करते हैं, बैठते हैं, तो अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो किशोरों का बदलता व्यवहार है, इस पर चर्चा करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। चूँकि किशोरों पर बात हो रही है, तो उनकी मनःस्थिति किस तरह की होती है और कैसे उनके दिल और दिमाग को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। इसलिए हमने हमारे साथ आमंत्रित किया है मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे जी को। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैम, चूँकि आप एक मनोचिकित्सक हैं, तो पहला एक सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगी कि आज का जो किशोर वर्ग है, जो टीनएजर्स हैं हमारे, उनके व्यवहार में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। बहुत से कारण हैं, हम धीरे-धीरे उन कारणों पर भी आएँगे। आपको एक अहम कारण कौन-सा लगता है? हाँ, सबसे पहला है कि छोटे परिवार, दोनों पेरेंट्स बिजी होना और इंटरनेट। कि इंटरनेट के माध्यम से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतने कम एज में मिलती है जब वो दिमाग परिपक्व नहीं है। सो हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी मिल जाती है जो दिमाग को जल्दी बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है और प्रेशराइज करती है। और साथ में पीयर प्रेशर, क्योंकि आपका बच्चा भी उसी चीज़ को देख रहा है जो बाकी बच्चे देख रहे हैं। अगर हम घर में भी कंट्रोल कर ले रहे हैं, पर बाहर जाके बच्चों के वो आपसी प्रेशर रहते हैं कि अरे आपके साथ ये नहीं है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपका ये व्यवहार गलत है, या फिट इन होने के लिए, आपसी दोस्ती में फिट इन होने के लिए वो कई चीज़ें ऐसी करने लगते हैं जो सही नहीं होती भी। तो ये 2 चीज़ें अहम मैं मानूँगी अभी कि बदलता जो सोशलाइज़ेशन है हमारे इसमें, सोसाइटल प्रेशर और एक पीयर प्रेशर जो बच्चों को भ्रमित कर देता है। बहुत अच्छी बात कही आपने प्रेशर की। और ये जो प्रेशर है समाज में केवल हमारे टीनेजर्स ही नहीं, हमारे जेनज़ी ही नहीं, हर कोई उसको महसूस कर रहा है। सर, पुलिस विभाग में प्रेशर की कमी नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था को ध्यान देना है, उसकी चाक-चौबंद व्यवस्था भी करना है, लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। और हमारे समाज का हर वर्ग एक गलत रास्ते पे ना जाए, एक दिशा भ्रम उसे ना हो या उसका भटकाव ना हो। इस पर भी पुलिसिंग को काफ़ी काम करना होता है। तो इस विषय को लेकर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नाते आपके क्या विचार हैं? देखिए, पिछले 30-40 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं। विशेषकर 1990 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब सारी दुनिया एक जगह पर सिमट गई, एक इंटरनेट पे, एक कंप्यूटर पे, अब या बोलिए एक मोबाइल पे सारी दुनिया आ गई है। तो जो परिवर्तन समाज में पहले 20 साल में, 25 साल में हुआ करते थे, अब वो परिवर्तन 4 साल, 5 साल में हो जा रहे हैं, जनरेशन चेंजेस। तो उसका जो, जैसे कि मैडम ने बताया कि उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों। दूसरा जो मैडम ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और जिससे मैं भी सहमत हूँ कि जो पेरेंटिंग है उसमें हम कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। बच्चे
बहुत छोटे होते हैं, लोग कहते हैं, सभी जानते हैं कि बच्चे मिट्टी के गोले के जैसे हैं और कुछ ऐसा स्वरूप देना चाहें और दे सकते हैं। जी। लेकिन पेरेंट्स के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी जो दायित्व है उससे कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। जी, जी। तो जेजे एक्ट भी यदि आप देखें तो जेजे एक्ट में पुलिस को बच्चों के मामले में हस्तक्षेप अंतिम अवसर पर करना है। हुँ, हुँ। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो सीधे हस्तक्षेप करे। इवन कोई बच्चा यदि विधि से संघर्षरत भी हो गया है हुँ, हुँ। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि भर के सीडब्ल्यूसी को और जेजे कोर्ट को सूचित करें, सीधे हस्तक्षेप ना करें। तो पुलिस की भूमिका इसमें बहुत विलंब से शुरू होती है। पहले पेरेंट्स की भूमिका है, फिर सोसाइटी की भूमिका है, फिर स्कूल में टीचर्स की भूमिका है। इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि यदि हम सब अपनी अपनी भूमिका को ठीक ढंग से निभाएं तो बच्चों में आज के जैन जी जैसे कि आपने कहा उनमें इतनी एनर्जी है और वो पूरी तरह एनर्जी से भरे हुए हैं। सिर्फ ज़रूरत ये है कि उनको सही दिशा और सही लाइन हम दे दें। यदि ये करने में हम सफल होते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा और ये राइट टाइम है जब इस विषय पे आपने जो चर्चा रखी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सोसाइटी के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे हैं यही कल का भविष्य है। बिल्कुल। तो ये बच्चे सही दिशा में रहें, गलत दिशा में ना जाए। इस दायित्व इस पर हम सबको विचार करना है और सबको अपने अपने हिस्से का दायित्व निभाना है। बिल्कुल। मैम सर ने जैसा कि अभी कहा कि बच्चों को समझने की आवश्यकता है। हमारे सामने चुनौती ये आती है कि बच्चों के दिमागी स्तर को या उनके ज़हन में क्या चल रहा है, उसे कैसे समझा जाए? बच्चा कोई मशीन नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया और बोला बताओ आज क्या हुआ। जी। वो प्रोसेस होता है कि आप बच्चे के साथ बैठे हैं, उनके लेवल पे जाके उनकी एक्टिविटीज़ को शेयर करें, है ना? कई बार तो आपने देखा हम तो पूछते हैं बच्चे से, वो बताता नहीं है, वो बताती नहीं है। तो वो इस तरह नहीं होता, जब वो कंफर्ट ज़ोन में आएँगे, आप उनके फ्रेंड बनेंगे रादर देन पेरेंट, तब वो आपसे शेयर करना शुरू करेंगे। ये सबसे ज़रूरी टाइम ये रहता है जब बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या कॉलेज से घर आ रहे हैं, तब हम कोई ना कोई उसके पास हो, भले ही अगर माता-पिता वर्किंग है वो ना रहें या इंडिविजुअल एक हम यूनिट में रह रहे हैं, पर एटलीस्ट हम कहीं कनेक्ट हो। आप इंटरनेट में अपने बच्चे से कनेक्टेड रहिए, क्या किया, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है, आपके साथ कौन-कौन है। जब आप उनकी लाइफ में पूरा इन्वॉल्व होंगे तो वो हर चीज़ शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएँगे। इनफैक्ट छोटी-छोटी बातें शेयर करना चाहेंगे। बच्चे कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, वो हर सॉल्यूशन अपने माता-पिता से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माता-पिता अवेलेबल रहें। भले ही हम फिजिकली किन्हीं कारणवश अवेलेबल नहीं रह पा रहे हैं, पर आजकल जैसे सर ने कहा इंटरनेट ने दुनिया को समेट दिया है, तो हम नेट पे कनेक्टेड रहें। अभी क्या कर रहे हो, अरे वाह एक फोटो भेजो, अरे कितने अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड कौन है। इस तरह से हम कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं कि आप बच्चों के उस बहाने आप फ्रेंड सर्कल को भी देख लोगे, बच्चा किस जगह पे है वो भी देख लोगे, क्या कर रहा है बच्चा, किनके साथ है, किस एरिया में घूम रहा है। तो सेफ्टी पॉइंट से भी ठीक है और हम बच्चे से कनेक्टेड रहते हैं ऑल द वे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही डिजिटल कनेक्टिविटी की। जी। सर मैं आपके पास आऊँगी और डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और आजकल का जो युवा है, जो किशोर है, वो डिजिटल माध्यम से बहुत आसानी से जुड़ा हुआ है। उस मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। तो ये बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए? यदि कानून से ये सोचा जाए कि पूरे 10 लाख बच्चों को कानून उनके दिन प्रतिदिन के काम का पर्यवेक्षण कर ले इस यूनिट के रूप में उस वो बच्चा क्या कर रहा है इस पर ध्यान देने की जो आवश्यकता जो है वो सिर्फ पेरेंट्स को है। पेरेंट्स अपने 1 या 2 बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते। स्कूल के टीचर्स की क्लास में 40 बच्चे होते हैं, स्कूल का टीचर अपने 40 बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। फिर पहले हमारी सोसाइटी का सिस्टम ऐसा था कि मोहल्ले का, कॉलोनी का एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर कॉलोनी का कोई भी बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, किससे मिल रहा है, उस पे ध्यान रखता था। वो पूरी कॉलोनी या पूरे मोहल्ले के बच्चों को अपना बच्चा समझता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का व्यवस्था आ गई है और धीरे-धीरे हम अपनी इस ज़िम्मेदारी से भी मुक्त हो गए हैं। जी, जी। दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने बच्चों से एक तो मैडम ने जैसे बताया बात करना छोड़,
यदि हम पेरेंट्स के रूप में सोचें कि मैं पिछले कितने दिन से अपने बच्चों के साथ 1 घंटे बैठ के अकेले बात किया हूँ या उनके साथ कुछ टाइम स्पेयर किया, मुझे लगता है कि अधिकांश हम में से पाएंगे कि हम लोग अपने बच्चों के साथ हम इवन जब हम घर में 4 लोग भी बैठे होते हैं तो चारों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त होते हैं। बिल्कुल। हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। दूसरा, हम अपने बच्चों को आजकल अच्छे और बुरे का अंतर बताना और टोकना छोड़ दिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे मित्र थे एक, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, कुछ दिन पहले की बात है, और कहा कि साहब मेरा बेटा 15-16 साल का है, वो एक मोटरसाइकिल लिया है, उसमें डबल साइलेंसर लगा है और हवाई जहाज़ जैसे गाड़ी चलाता है, तो आप ट्रैफिक वाले को बोल के उसकी गाड़ी चकवा दीजिए। मैंने उनसे कहा, यार 16 साल के बच्चे में तू मोटरसाइकिल क्यों दिलवाए? ये तो गलत है। बिल्कुल। बोले सर उसके सब दोस्तों के पास है। उस उम्र में शायद लाइसेंस भी नहीं हाँ, होता है। उनका है सब दोस्तों के पास है साहब, तो क्या करें, दिलवा दी। तो मैंने कहा अच्छा चलो तो तुम मना कर दो। तो यदि पेरेंट्स ऐसी छोटी छोटी चीज में भी यदि अपने बच्चे को सही और गलत नहीं बताएंगे, और तो फिर तो दिक्कत है। जी। तुम यानी पेरेंट्स के रूप में हमारा अपने बच्चे पे इतना कनेक्ट और इतना अधिकार होना चाहिए कि हम उसको क्या सही है और क्या गलत है पूरे अधिकार से बता सकें। ये उन बच्चों की अच्छाई या बुराई नहीं है, ये हमारी किए गए कार्य हैं। यदि हम उनको अच्छा बनाएंगे तो अच्छा बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी एज सोसाइटी सबको ये सोचना चाहिए, और ये सोचने का समय है, क्योंकि यदि आप देखें जे एक्ट में 2 तरीकों के बच्चे की बात करता है जे एक्ट। एक उन बच्चों की जो कानून विधि के साथ संघर्ष है। जी। आप यदि पिछले 10 साल के आंकड़े उठा के देखेंगे तो न सिर्फ रायपुर में, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इन आंकड़ों में वृद्धि हो रही। जी। ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है जो विधि के साथ संघर्षरत। जी। बच्चों की सहनशीलता कम हो रही है। जी। छोटी से छोटी बात में वो रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें एडजस्ट करने का पावर खत्म होता जा रहा है, और छोटी छोटी बातों में वो सब विधि से संघर्षरत हो जाती है। जी। दूसरे उन बच्चों की बात करता है जो देख रेख के अभाव में। तो सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा, सोसाइटी में डिफरेंसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सोसाइटी में अंतर दिखता है बढ़ता हुआ। जी। तो उसमें उस तरीके के बच्चों की भी संख्या काफ़ी हो गई है जो देख रेख के अभाव में, जो बच्चे या तो नशे की लत में पड़ गए या कोई ऐसा काम करने लगे जो अपराध की श्रेणी में आता है। तो उन बच्चों को भी देखना समाज के रूप में समाज की जिम्मेदारी है, और लॉ एनफोर्समेंट के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। सर, ये जो गतिविधियां हैं जो आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियां आप लोगों के सामने आती है और उससे आप कैसे सामना करते हैं? देखिए, यदि कोई बच्चा विधि से संघर्षरत है तो उसके लिए जे एक्ट में पूरा प्रावधान है, SCWC है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि भरी जाती है, उसकी काउंसलिंग की व्यवस्था है। लेकिन फिर वो अंत में जाके कि पूरे 24 घंटे उस पर उसके साथ इन्वॉल्व रहें, पूरे समय उसकी गतिविधियों की देख रेख करें, पूरे समय इस बात का ध्यान रखें कि वो सही दिशा में रहे, ये सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं, आसपास में रहने वाली सोसाइटी कर सकती, स्कूल जा रहा है बच्चा तो स्कूल का टीचर कर सकता है, और उसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का नंबर आता है। सर, ऐसा कोई कार्य प्रणाली है पुलिस की जिसमें पेरेंट्स को और बच्चों को इस एक्ट के बारे में बताया जाए, उन्हें सचेत किया जाए? अभी हम लोगों ने बिलासपुर में भी एक कार्यक्रम चलाया था दिशांत के नाम से, और रायपुर में भी अभी हमने यूनिसेफ के साथ नवोदय के नाम से जी। एक कार्यक्रम, हमने नवोदय नई सुबह शुरू किया है, जिसमें यूनिसेफ और सोशल जस्टिस जो है वो हमारे पार्टनर हैं, और इसमें हम लोग पिछले 5-7 साल में वो बच्चे जो विधि से संघर्षरत हुए हैं उनको लिस्टिंग किया है हमने, और उन बच्चों को फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा किसी अपराध में या किसी ऐसी गतिविधि में शामिल ना हो। उसके अतिरिक्त ऐसी बस्तियां, ऐसे इलाके जो इस दृष्टि से संवेदनशील है, जहां बच्चे छोटी उम्र में हो सकता है नशे के दुष्प्रभाव में आ जाएं, हो सकता है कोई गलत काम करने लगे, उनको भी फोकस करके हम लोग इन्हीं यूनिसेफ के साथ और सोशल जस्टिस के साथ मिलकर उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि सबको एक समग्र रूप से चिंतन मनन करना होगा और उसका क्रियान्वयन भी करना होगा। आप एक काफ़ी समय से एक मनोचिकित्सक के रूप में समाज में अपनी सेवाएं दे रही हैं।
हर उम्र वर्ग के लोग आपके पास आते हैं, उनसे सामना होता है, बहुत सी बातों का समाधान भी आपके माध्यम से निकलता होगा। स्कूल का जो माहौल है और घर का जो माहौल है, इसमें कहीं न कहीं जो पेरेंट्स हैं, वो अपने आप को कई बार ऐसा होता है कि असहाय महसूस करते हैं कि हम कैसे तालमेल बिठाएँ, बच्चों को हम कैसे समझाएँ। तो क्या कोई कि इस दिशा में भी कुछ काम करना चाहिए, ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? पहले तो मैम बच्चों को आजकल डिजिटल लिटरेसी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हुँ। आप किस कंटेंट को देख रहे हैं। और सेम बच्चों की डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ पेरेंट्स का भी डिजिटल लिटरेसी एक होना चाहिए कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं। बिल्कुल। कि हम कई मर्तबा ऐसी चीज़ें करते हैं बच्चों के सामने, मैं अगर अपने बच्चे को बोल रही हूँ मोबाइल मत खेलो और मैं मोबाइल लेके बैठी हूँ, हुँ, हुँ। तो मैं बच्चों के सामने वो अथॉरिटी फिगर नहीं हूँ कि जो उनको डायरेक्शन दे पाए। हुँ, हुँ। आजकल हमने देखा है सोसाइटी में बहुत ओपन सोसाइटी हो गई है, लोग इसमें बहुत खुशी मनाते हैं कि मैं तो अपने बच्चों के साथ पार्टी करते हैं और हम ड्रिंक करते हैं। तो आज अगर आप अपने बच्चे के सामने ये रोल मॉडल पेश कर रहे हैं कि हम ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या वेपिंग भी एक नया चीज़ आ गई है वो जी। कर रहे हैं, आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। आप उसके लिए अथॉरिटी फिगर नहीं हो सकते। फिर आप स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल में एक कंजर्वेटिव माहौल है। कई बार टीचर्स का जब हम सेशंस लेते हैं उनके स्कूल्स में हम सेशंस लेते हैं तो टीचर्स ने कहा पेरेंट्स आके टीचर्स को डांटते हैं कि आप हमारे बच्चे को ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप हमारे बच्चे को पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं। सो बच्चे के ऊपर अथॉरिटी कौन है? पेरेंट है नहीं, टीचर है नहीं, सो देर इज़ नो अथॉरिटी। तो अब बच्चा अथॉरिटेटिव हो गया है, वो डायरेक्ट करता है पेरेंट्स को मुझे ये चाहिए। तो आज बहुत पेरेंट्स पूछते ही नहीं क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, आप इसका क्या करोगे, कोई रैशनलाइजेशन नहीं है। तो जहाँ हम स्ट्रिक्टनेस, रूल्स रेगुलेशंस मोल्डेबल कर देंगे कि हाँ वो फ्लेक्सिबल है, तब आप बच्चे को जैसे सर ने कहा कि एक गीली मिट्टी आप उसको शेप दे ही नहीं सकते, हुँ। फिर वो अपने चाल से चलेगा। और फिर वन पॉइंट है जब वो अपनी चाल से चल रहा है और अपनी चीज़ें कर रहा है और आप सडनली बोलो कि नहीं ये नहीं करना, तब वो आपकी नहीं सुनेंगे। मैं एक यदि पेरेंट्स के नाते यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मोबाइल यदि हम घर में है तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। लेकिन आजकल का जो दौर है वो डिजिटल युग का ज़माना है। अधिकतर काम हमारे जो ऑफ़िसेज़ के हैं वो मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं। ई-गवर्नेंस को हम फ़ॉलो कर रहे हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। ऑफ़िसेज़ के ही कम से कम 8 से 10 ग्रुप हैं और अभी जो प्रेशर की बात हमने शुरुआत की थी प्रेशर से, उसी प्रेशर की बात मैं कहूँगी कि तो मेरे सामने जो समस्या आती है कि मैं बच्चों को कैसे समझाऊँ कि मैं ऑफ़िस का काम कर रही हूँ इसलिए मोबाइल रखना ज़रूरी है और उसे देखना, उस पे मैसेज देखना, रिप्लाई करना ज़रूरी है। बहुत सारा होमवर्क स्कूल का या प्रोजेक्ट्स मोबाइल में मिल रहे हैं, बिल्कुल। तो हम मिलकर वो काम करें। जैसे बच्चे आ जाते हैं, आप अपना स्कूल का काम करिए, मैं मेरे ऑफिस का काम कर रही हूँ और सब साथ में मोबाइल रखते हैं साथ के। बिल्कुल जब बैठते हैं तो नो मोबाइल्स। आप अपनी बातें दिन भर की बताइए, मैं मेरी जो शेयर कर सकते हैं वो हम दिन भर का शेयर करें। उनके क्या पर्सपेक्टिव है पूरे दिन का, कि अच्छा क्या लगा आपको पूरे दिन में, आज आपने अच्छा सकारात्मक क्या किया जिसके बारे में आप अच्छा फील करते हैं, हुँ। वो बताइए। मैंने क्या अच्छा किया वो मैं शेयर करूँ। जब ये इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, क्या आपने बुरा किया और क्यों आपको बुरा लगा, जब ये इंटरेक्शन चालू हो जाएगा तो वो टू वे स्ट्रीट हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा जैसे सर ने कहा कई बच्चे बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि हम एक बहुत बड़े डिवाइड पे चले गए हैं। हुँ, तो जो एक तबका है उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी हमें है, पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी आसपास की सराउंडिंग कैसी है। अब जैसे अगर हम किसी बस्ती की बात करें हुँ। तो वहाँ आसपास सब नशे के लोग हैं, अपराध में लिप्त कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते, हुँ, हुँ। और वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा रास्ता चुनना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी एज पेरेंट्स हमें बच्चों को कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ रखें जो स्कूल में जाते हैं। कई ऐसे मनोरोग भी होते हैं जो बचपन से ही चालू होते हैं, हुँ। जिन्हें हमें चिन्हित करना आना चाहिए। जैसे एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डिफारेंस डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये बच्चे जो हैं ये जल्दी से नशों का सहारा लेते हैं या जल्दी अपराधियों के बीच में या लॉ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें फंसते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है जितनी बाकी बच्चों के। तो ये जी। सही और गलत पहचानना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये बहुत आसानी से ऐसे लोगों का फॉलो करने लगते हैं बोली हुई चीज़ें, क्योंकि वो उनको इंक्लूड करने लगते किशोर व्यवहार पे हम बात कर रहे थे कि बच्चों
आज के दौर में जो बच्चों का व्यवहार है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो किस तरह के बदलाव आ रहे हैं हमारे टीनेजर्स के व्यवहार में? मैम पहले तो बच्चे जो हैं वो बहुत इम्पल्सिव हो गए। इम्पल्सिविटी का मतलब बिना सोचे समझे एक्शंस लेना, चाहे वो जवाब देने के रूप में हो, गुस्सा प्रकट करने के रूप में हो, और गुस्सा प्रकट करने के तरीके भी बहुत बढ़ चुके हैं। जैसे वो बात करना बंद कर देंगे, दरवाज़ा रूम का माँ बाप के मुँह पे शट कर देंगे, जोर से पटक देंगे, सामान फेंकने लगते हैं, मोबाइल फेंकते हैं, या कई बच्चे हमने देखा है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने की जो प्रवृत्ति है बच्चों में बहुत ज़्यादा वो हाइपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कि बच्चे माँ बाप को धमकियाँ देने लगे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ये कर दूंगी, आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये कर दूंगी। तो जो बच्चों में ये प्रवृत्ति आ रही है वो बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। दूसरा ये है कि बच्चे बात नहीं मानते, तो ये एक बदलाव हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बच्चे पढ़ाई में, किताबों में फोकस कम करना चाहते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। बच्चे एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा हो गए। एक्सपेरिमेंटल का मतलब बहुत ही कम एज में वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। सब्सटेंस यूज़ है, मादक पदार्थों का सेवन है, वो जल्दी करना चाह रहे हैं। कई चीज़ें वो ऐसी करते हैं जिसे वो नॉर्मल समझते हैं, जैसे इंटरनेट पे कुछ पिक्चर्स एक्सचेंज करना या किस तरीके की चीज़ों को वो नॉर्मल समझते हैं। आपके नज़रिए से इसका समाधान क्या हो सकता है? मैम पहली चीज़, हमें बच्चों को राइट और रॉन्ग राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बताना ज़रूरी है। स्कूल में भी इस चीज़ को रीइंफोर्स करना ज़रूरी है। माँ बाप को भी जागरूक होना है कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल ऑटिस्टिक बच्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी मनस्थिति या जिनका मानसिक विकास है वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा पीछे है। तो हमें उन्हें भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये बच्चे का व्यवहार बाकी बच्चों से भिन्न है, जिसे हम नॉर्मल कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्यों है, और उसके लिए इवैल्यूएशन ज़रूर कराएं। या अगर हम कहीं सोच रहे हैं कि बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस है, बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है ना बच्चा बहुत होशियार है ना बच्चा बुद्धू है, उसका आईक्यू लेवल जस्ट बीच में है। मिलेनियल्स की बात करें और आज की जनरेशन, तो उनका ईक्यू बहुत पुअर है, इमोशनल क्वेश्चन बहुत पुअर है, वो जल्दी रिएक्टिव हो जा रहे हैं, उनमें एडजस्टमेंट नहीं है कि आप शेयर कर पाओ, दे पाओ, ले पाओ, ये बिल्कुल भी नहीं हम देख रहे हैं। तो एज पेरेंट्स हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे का व्यवहार कैसे चेंज हो रहा है। मान लीजिए बच्चे के नाक ज़्यादा बहती है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो हमें ये देखना है कि ऐसे मादक पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहे जिससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके विड्रॉर होते हैं। या पहले बहुत चंचल था, अब रूम में अकेला रहने लगा है, कुछ चीज़ें सीक्रेट रखने लगे हैं बच्चे, शेयर नहीं करना चाहते, अपने फ्रेंड्स नहीं बताना चाहते, या बहुत जल्दी रोना, बहुत जल्दी बिहेवियर में चेंज आना, बिहेवियर फ्लक्चुएट होना, सोने जगने की साइकिल चेंज हो जाना, रात भर जगना और दिन में लेट उठना, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो रात में आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कौन से फ्रेंड्स हैं आपके, उन चीज़ों पे ध्यान देना। और अगर आपका बच्चा इस तरीके से कर रहा है तो उसे धीरे धीरे मोल्ड करें, उन्हें समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लग रहा है ये समझाइश से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और तब आपको अगर अपने काउंसलर से या मनोरोग चिकित्सक से या फैमिली डॉक्टर से किसी से ही मिलना है या पीडियाट्रिशियन से मिलना है तो आप मिलें, और उनका जो सहयोग है बच्चे के लिए ज़रूरी है। सर एक सवाल आया है मैम की बात सुनकर कि जैसे कि मैडम ने कहा कि समझाएं। मुझे लगता है कि समझाने के साथ साथ समझने की भी आवश्यकता है पेरेंट्स को। कई बार होता है कि बच्चों से अपेक्षाएं हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और इन अपेक्षाओं का परिणाम ये होता है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे उसका असर होता है। तो ये समझाइश, समझना और अपेक्षा, इसे कैसे मैनेज किया जाए? देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारा अपना चरित्र और हमारा अपना हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो ही बच्चे के असली टीचर है। हम बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, तो फिर हम वो अथॉरिटी नहीं बन पाते कि बच्चे हम हमारे से कन्विंस हों। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही दिशा में रहें या ये करें, तो हमें पहले खुद को वैसा बनना पड़ेगा। और जो दूसरी बात आपने कही है, देखिए क्या होता है, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। वो एक जोक चलता है ना कि एक दिन एक हाथी अपने बच्चे को डांट रहा था कि देखो बाज का बच्चा कितना अच्छा होता है, और एक तुम हो कि इतने बड़े हो गए अभी तक उड़ना नहीं सीखे। तो वो हर बच्चे की अपनी अपने हर बच्चा स्पेशल है, जी, उसकी अपनी क्वालिटी है, बिल्कुल। उसकी अपनी क्षमता है, उसकी अपनी अभिरुचि है।
तो यदि हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम अपने जीवन में जो पाना चाहते थे नहीं पा पाए, वो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा पूरा अच्छा। कर दे। और वो सब अपेक्षाएं हम इतनी सारी लाद देते हैं बच्चे पे कि फिर जब वो नहीं उसको कर पाता तो उसमें डिप्रेशन आता है। बिल्कुल। और फिर वो डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन का परिणाम हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने आप का नुकसान कर लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल गलत दिशा में चल देते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती। ये सब इसी कारण होता है कि वो उनकी जो अभिरक्षित रुचि है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो काबिलियत है, उससे अलग, उससे ज़्यादा हम उनसे अपेक्षा कर देते हैं। बिल्कुल। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन और ये सबको मालूम है, लेकिन हम कभी आपस में बैठकर या इत्मीनान से बैठकर ये सोचते नहीं, इस पे मनन नहीं करते। यदि इस पे हम लोग आपस में चर्चा करने लगें, इस पे विचार करने लगे, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो परिवार लेवल पे, स्कूल के स्तर पर और समाज के स्तर पर ही ये सुधर जाएगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसीज़ या और किसी की इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने की बजाय पेरेंट्स को ये देखना होगा कि जैसा कि आपने कहा क्वालिटी की बात आपने कही, उसकी एक कोई अच्छी क्वालिटी उसको ढूँढने का प्रयास किया जाए और उसकी एक बुरी क्वालिटी को भी जानने का प्रयास किया जाए, ताकि अच्छी क्वालिटी को ऊपर बढ़ाएँ और जो बुरी क्वालिटी है, उसे ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। स्कूल के माहौल के लिए भी कुछ सोचा जा सकता है कि टीचर्स को बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना होगा? जी मैम टीचर्स के लिए भी यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे किसी एक विषय में बहुत पीछे हो रहे हैं या हर विषय में पीछे हो रहे हैं, कहीं होते हैं स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर्स या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। तो उसमें क्या होता है मैम कि जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में बच्चा कमज़ोर है पर बाकी चीज़ों में अच्छा कर रहा है, या बोल अच्छे से पा रहा है पर लिख नहीं पा रही। कई बार ऐसा होता है अरे सारे आंसर्स बोल देता है पर लिखते कैसे नहीं है, मेरी बच्ची को लिखती बहुत अच्छा है पर बोल नहीं पाती। ये भी होता है। कई लोगों को सोशल एंग्जाइटी होती है कि क्राउड में वो बोल नहीं पाएंगे, अकेले टीचर के सामने बहुत अच्छा बोल देंगे पर जब क्लास के सामने बोलने का मौका है तो वो भूल जाते हैं। तो ये सोशल एंग्जाइटी है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स में लिखने में दिक्कत हो सकती है, मैथमेटिक्स में दिक्कत हो सकती है, लैंग्वेजेस में दिक्कत हो सकती है, या कई बच्चे क्लास में एक जगह बैठते नहीं है, पूरी क्लास में खेलते रहेंगे, दूसरे बच्चों का सामान चोरी करेंगे, मारपीट में लिप्त रहेंगे, या कुछ ऐसा उनका ग्रुप बन जाएगा कि वो बदमाशी वाले बच्चों के साथ ज़्यादा रहेंगे। तो इन बच्चों को भी चिन्हित करना टीचर जो है वो बच्चों के पेरेंट्स तक, अभिभावकों को कन्वे करें कि ये इनका क्लास में एक्टिविटी है और इसको हम आगे रेमेडियल वेज में डॉक्टर से संपर्क करके आगे उसको सुधार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को दवाई की ज़रूरत हो, इनफैक्ट बच्चों में काउंसलिंग ही बहुत अच्छे से वर्क कर जाती है और बच्चे आगे निकल जाते हैं। हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ने उन्हें एडीएचडी बोल के हम नहीं रख सकते ऐसा बोला था और उनको स्पेशल स्कूल में भेजिए। आज उनमें से मैं बस 3 का उदाहरण दे रही हूँ, बहुत अच्छे उन 3 बच्चों की आज स्पेसिफिक अपने-अपने फील्ड में पब्लिश्ड बुक्स हैं जो अमेज़न में हैं, और उसमें से एक बच्चा अभी आर्मी में भी गया है। और जबकि उसके स्कूल में कोविड के टाइम स्कूल ने स्पेसिफिकली कहा था कि ये हमारे स्कूल में हम इसे नहीं रख सकते क्योंकि ये स्कूल में किसी क्लास में बैठने लायक नहीं है, और आज वो बच्चा आर्मी में है। जो हम पेरेंट्स को गाइड कर रहे थे, पेरेंट्स उसको फॉलो कर रहे थे, बच्चे के साथ कांस्टेंट फॉलो अप में थे, और आज मैं बोलूँगी पेरेंट्स का ही योगदान है, और स्पेशली जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उनसे हमने कोऑर्डिनेट किया और उनका योगदान है कि आज वो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। सर, अभी स्कूल की बात हो रही थी। कई बार हमने देखा है कि स्कूल के जस्ट बाहर, मेन गेट के बाहर का माहौल ऐसा होता है कि बच्चों का ध्यान क्लास में ना लग करके वो बाहर की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो क्या स्कूल के आसपास के माहौल को बदलने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट कुछ काम कर रहा है उसके? हाँ, निश्चित रूप से अभी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि स्कूल के आसपास ऐसा कोई न्यूसेंस ना रहे जो बच्चों को और बच्चियों को स्कूल आने और जाने में समस्या पैदा करे। वो कमिश्नरेट में हम लोगों ने सबको स्पेसिफिक कहा है 15 जून से स्कूल खुल रहे हैं। ऐसा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है तो उसको संबंधित नगर निगम के साथ मिलकर उसको हटा दिया जाए। दूसरा, अभी रायपुर शहर में पिंक पेट्रोलिंग के नाम से 3 ऐसी पेट्रोलिंग लगातार राउंड द क्लॉक चल रही हैं, जिसमें महिला अधिकारी हैं, और ख़ासकर वो बच्चों और बच्चियों के लिए ही हैं कि यदि किसी भी बच्चे, बच्ची या महिला को कोई दिक्कत हो तो वो तत्काल मौके पे जाके उसको रिस्पॉन्ड करें।
और अभी इस रविवार को तो जो फेसबुक लाइव है उसमें हमारी एक लेडी ऑफिसर अर्चना झा सिर्फ बच्चियों से इसी विषय पे बात करने वाली हैं कि आपको स्कूल आने और जाने में क्या कोई समस्या है, और जो भी फीडबैक बच्चों की तरफ से आएगा, स्कूल की तरफ से आएगा या पेरेंट्स की तरफ से आएगा, जी। उस फीडबैक को हम सोसाइटी का फीडबैक मांगते हैं, उसमें जो एक्शनेबल पॉइंट होगा उस पे हम लोग एक्शन भी लेंगे। तो अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। यदि मुझे पूरा विश्वास है कि सोसाइटी के सभी लोग मिलकर हम लोग कोशिश करें तो व्यवस्था में बदलाव हम लोग निश्चित रूप से ला सकते हैं। बिल्कुल सर। और कर्तव्य के साथ, सर्विस के साथ यदि सामाजिक सरोकारों को जोड़ लिया जाए, तो मुझे लगता है कि समाज का जो परिवेश है, वर्तमान परिवेश, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ सकते हैं। सर, एक मिलेनियल होने के नाते, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते और एक पेरेंट होने के नाते आप हमारे आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि ये समय आपके जीवन का सबसे अच्छा समय है। इस समय का यदि आप सदुपयोग कर लेंगे, इस समय में आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, इस पे फोकस कर लेंगे, उसको पाने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे और निरंतर मेहनत करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसको पाने से नहीं रोक सकती जो आप पाना चाहते हैं। तो आपके जीवन का ये स्वर्णिम समय है, और इस समय जो जैन जी में खासकर बच्चे हैं, आपके जीवन के अगले 40-50 साल कैसे बीतेंगे, वो इस पे तय करेगा कि इस 4-5-7 साल में आपने कितनी मेहनत की और कितना प्रयास किया और किस दिशा में आपने पढ़ा। यदि आप इस 5-7 साल का सदुपयोग कर लेंगे, तो अगले 50 साल आपके जीवन के स्वर्णिम होंगे। इस 5-7 साल को यदि आप गंवा देंगे, तो अगले 40-50 साल आपको संघर्ष करते हुए बीतेंगे। तो मेरा सभी बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से खासकर ये अनुरोध है कि बच्चे हमारे देश का, हमारे समाज का भविष्य हैं, और उनको सही दिशा देना अ, हम सबका कर्तव्य है। सर ने बहुत अच्छी बात कही मैम। काफ़ी वर्षों से आप मनोचिकित्सा के क्षेत्र में हैं। आप एक मनोचिकित्सक हैं। स्थिति को भी आप बेहतर तरीके से जान पाती हैं और मेंटल स्टेटस को भी आप बहुत अच्छी तरह से जान पाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप हमारे किशोरों को, पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि मनस्थिति, तो मनस्थिति में हमें, जैसे सर ने कहा, हमें भी बच्चों के साथ बच्चा बंदी की ज़रूरत है। वो उस समय क्या फील कर रहे हैं, किस लिए उनका एक सेटअप बिहेवियर आया है। अगर बच्चे ने गुस्सा किया है, चिड़चिड़ापन किया है, तो हम भी उसी तरह जवाब दें, ये ज़रूरी नहीं है। आप समझिए कि क्यों किया है, किस लिए किया है, कहाँ स्कूल में दिक्कत आई है, कहीं बाहर दिक्कत आई है, और इसलिए वो गुस्सा घर में आके निकाल रहा है या आप पे निकाल रहा है। तो हमें बच्चे की मनस्थिति में जाके उनकी बात सुनना है, हमें सुनना है, बहुत सुनना है, और फिर अपना रिएक्शन देना है। हमेशा रिएक्शन पहले देना ज़रूरी नहीं है। हर टाइम क्या सही है, क्या गलत है, हम बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो आपकी गलती निकाल के बता सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। और दूसरी चीज़, आजकल वो हर चीज़ क्रॉस चेक करते हैं इंटरनेट से। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, कहीं न कहीं वो उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि अरे ये चीज़ तो आपने मुझे बताई कि ऐसा नहीं है। तो हमें भी बच्चों के साथ अपने आप को समय के अनुरूप अपडेट करते रहना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे के व्यवहार में आप निरंतर रूप से बदलाव देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वेंट रहें, उसको फॉलो करें कि वो कहाँ-कहाँ इस तरीके के व्यवहार है और बच्चा किस पीयर ग्रुप में घूम रहा है, किस फ्रेंड सर्कल में घूम रहा है। बिल्कुल। साथियों, ये एक ऐसा विषय जिस पर आपने देखा कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला जी से बात की, मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे जी से हमने बात की, और मुझे लगता है कि ऐसे ही विषयों पर लगातार चर्चा होती रहना चाहिए, ताकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि संवाद की स्थिति हमेशा कायम रखनी चाहिए। संवादहीनता जहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर एक शून्य निर्मित होने लगता है। तो ये संवाद आप लोगों से बनता रहेगा और आपसे भी ये संवाद हम हमेशा स्थापित करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ और इसी वादे के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार।